हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट लेंगे, जो है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। इसके अंदर मैं आपको जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, इसका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है? तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे ऊपर आरबीआई बैंक आपको शो हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का अपेक्स बैंक है, जो सबसे ऊपर है। सबसे टॉप लेवल का बैंक हम कह सकते हैं। जो सारे बैंक्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है तो वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है ये हमारा। सेंट्रल बैंक के नीचे, रिजर्व बैंक के नीचे फर्दर दो कैटेगरी के बैंक्स आते हैं। सबसे पहला शेड्यूल्ड बैंक है एंड द सेकेंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक को भी फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स एंड सेकेंड इज कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के फर्दर आगे फोर पार्ट्स हैं। कमर्शियल बैंक में जो फर्स्ट बैंक आता है दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स आते हैं एंड रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर को फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं। अब जो हमारा शेड्यूल्ड बैंक का सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को फर्दर तीन पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक। हम इन सारे बैंक्स को डिटेल में करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, सबसे पहले आता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली है क्या? शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जिसको हम सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में हम इसको इंक्लूड करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो उस बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं। आरबीआई ने उन्हीं बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक में कन्वर्ट किया है जो एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, और ये क्राइटेरिया इस एक्ट के सेक्शन 42 सब सेक्शन सी पार्ट ए में गिवन है। शेड्यूल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि शेड्यूल्ड बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है और इसके एसोसिएट्स आते हैं, देन नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो सारे बैंक जो आरबीआई की शेड्यूल 2 में, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में आते हैं, सेकेंड शेड्यूल में आते हैं, तो उन सारे बैंक्स को हम शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं। देन इसके अगला जो है दैट इज़ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो ये इससे ऑपोजिट है शेड्यूल्ड बैंक का, कि जो बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन शेड्यूल 2 सेकेंड ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, तो उनको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो इसमें हम जो एग्जांपल ले सकते हैं, जितने हमारे इंडिजीनियस बैंक्स हैं तो वो सारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। लाइक अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड हो सकता है, तो इनको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक में लेते हैं। बेसिकली जो अनशेड्यूल्ड बैंक है, ये वो बैंक्स होते हैं जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इनको डिफाइन किया गया है, और जिनको शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता तो उनको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कह सकते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो बैंक सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है तो उन बैंक्स को हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जो फर्स्ट टाइप के बैंक आते हैं वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली होते क्या हैं? इनका जो मेन मोटिव होता है, ये पब्लिक से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, और बेसिक पर्पस इनका इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोन प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वैसा करते हैं।
पब्लिक को वो लोन देते हैं और पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनका प्रॉफिट कैसे होता है कि जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट होती है वो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की रेट से ज़्यादा होती है। वो इंटरेस्ट पे कम करते हैं बट चार्ज ज़्यादा करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उनके लिए प्रॉफिट की तरह काम करता है। कमर्शियल बैंक्स, इनके नेम से क्लियर है कि ये प्रॉफिट सीकिंग बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं। वो बैंकिंग बिजनेस तो करते हैं बट मेन मोटिव उनका प्रॉफिट को अर्न करना ही होता है। तो जो बैंक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, जो बैंक्स पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, और जो बेसिक मोटिव होता है इसके पीछे वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, तो इस तरह के बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक्स कह सकते हैं। और कमर्शियल बैंक्स का जो एक एग्जांपल है दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे बैंक्स कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इसके बाद आते हैं शेड्यूल्ड बैंक के अंदर हम इंक्लूड करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। पब्लिक सेक्टर बैंक बेसिकली होता क्या है, जिस बैंक का मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो उन बैंक्स को हम पब्लिक सेक्टर के बैंक्स कह सकते हैं, जिनका मेजर पार्ट, मेजर जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। लाइक हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एसबीआई अगर है, एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसके शेयर का 58.6% है। ऐसे ही जो पीएनबी बैंक है, इसको भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी गवर्नमेंट का जो होल्ड है 58.87% गवर्नमेंट के हाथों में है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेसिकली होते क्या हैं, जिनके शेयर का, जिनके स्टेक होल्डिंग का गवर्नमेंट के पास मोर देन 50% शेयर होता है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आते हैं। हम पब्लिक सेक्टर बैंक को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया, एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंक आते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, जिनके स्टेक होल्डिंग का, जिनकी कैपिटल का 50% से ज़्यादा पार्ट गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो वो पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, पब्लिक बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पब्लिक बैंक का जो फर्स्ट बैंक है दैट इज एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किस टर्म में हम कह सकते हैं, इसकी असेट्स के फॉर्म में, इसके डिपॉजिट्स के फॉर्म में और इसके एम्प्लॉयज़ की फॉर्म में। तो सबसे लार्जेस्ट बैंक हम इसको कह सकते हैं। अब एसबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसको 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन का एक प्रेफर्ड बैंकर माना जाता है, जिनसे वो पैसा बोरो करते हैं। एसबीआई अपने एसोसिएट बैंक्स की हेल्प से, अपने एसोसिएट बैंक्स के साथ मिलकर माइक्रो फिनांसिंग प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो उनको ये फिनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है क्योंकि वो फॉर्मल क्रेडिट चैनल तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उनको यहाँ तक पहुँचना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें एसबीआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जिनकी हेल्प करने के लिए कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई और जो इसके एसोसिएट्स बैंक है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर का ही पब्लिक बैंक्स का पार्ट है। सेकेंड जो पब्लिक बैंक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो है नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में अगर मैं कहूँ, इस पर्टिकुलर डेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जुलाई 1969। इसको हम बैंक नेशनलाइज्ड डे भी कह सकते हैं क्योंकि इस डेट को 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। गवर्नमेंट ने इनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। बेसिकली नेशनलाइजेशन होता क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट एसेट्स होती हैं उनको पब्लिक ओनरशिप के अंडर ले लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बैंक्स को अपने अंडर लिया था। तो जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो जिन बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उन बैंक्स को हम नेशनलाइज्ड बैंक्स कहते हैं। तो ये भी पब्लिक बैंक्स के अंदर आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, इसमें हम ले सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, लाइक
पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, देन आंध्रा बैंक है। तो ये सारे ऐसे बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। ये भी हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम कौन से वाले बैंक्स लेते हैं, इसके नेम से क्लियर है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है कि जिसकी स्टेक होल्डिंग का 50% या उससे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास है, जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं होता, रादर वो प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है। तो इस तरह के बैंक्स को हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स कह सकते हैं। 1969 में बहुत सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जो गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे, उनको हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा था। लेकिन 1990 में जब एक लिबरल पॉलिसी आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, उसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया था, ज़्यादा जो लिबर्टी दे दी गई थी, और प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से इन बैंक्स की स्टेक होल्डिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो चुका था, बढ़ गया था। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इन बैंक्स ने बहुत तेज़ी से ग्रो करा है, और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद ये पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़ चुके हैं, इनका जो साइज़ है बहुत लार्ज हो चुका है। तो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिनका 50% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये बैंक्स होते हैं जिनका जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओल्ड एंड न्यू। अगर हम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर की बैंक करें तो ये वो वाले बैंक्स आते हैं जिनका जो 1969 के नेशनलाइजेशन से पहले के थे। और सेकंड जब अगर हम बात करें तो जब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो वाले बैंक्स हैं जिनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है 19 बाद। प्राइवेट के अंदर हम इन दोनों तरह के बैंक्स को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन और जिनका रजिस्ट्रेशन वो आउटसाइड इंडिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन और इनका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, और इनका जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो इस तरह के बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स कह सकते हैं। जो बैंक मीन्स जो बैंक मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैंक हम ये जो बैंक्स होते हैं इनको हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। मीन्स जो बैंक एक कंट्री की बाउंड्री के बाहर ऑपरेट करते हैं तो वो बैंक्स हमारे फॉरेन बैंक्स हैं। लेकिन एक जो बैंक जो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होता है, वहीं पर उसके ऑपरेशंस होते हैं, वहीं सारी वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के बैंक को हम डोमेस्टिक बैंक्स या इंडिजीनियस बैंक हम कह सकते हैं। तो फॉरेन बैंक्स बेसिकली वो बैंक होते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, और जिनका हेड ऑफिस भी आउटसाइड इंडिया है। लाइक जो सिटी बैंक्स हैं या जो HSBC बैंक्स हैं, तो ये बैंक फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हुआ है, तो वो बैंक फॉरेन बैंक्स में आते हैं। देन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर जो नेक्स्ट बैंक है दैट इज रीजनल रूरल बैंक। इसके नेम से क्लियर है रीजनल रूरल बैंक। तो बेसिकली इसका जो मोटिव होगा वो रूरल एरियाज को प्रमोट करना होगा। रीजनल रूरल बैंक इनको इस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1975, और इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट के अंदर हुई थी। और इनका मेन मोटिव क्या था, बेसिकली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे और जो एग्रीकल्चरल लेबरर थे, देन इसके अलावा जो आर्टिजन्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिक पर्पस एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, ट्रेड को प्रमोट करना था, कॉमर्स को प्रमोट करना था, इंडस्ट्री को प्रमोट करना था, और जो बाकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, और ये सारी एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज़ की हैं।
तो बेसिकली रूरल एरियाज को प्रमोट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। 1975 में इनको इस्टेब्लिश किया गया। तो इस बैंक के अंदर इस बैंक में हम क्या क्या लेते हैं, लाइक आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्याव्रत। तो ये जो बैंक्स हैं ये रीजनल रूरल बैंक में आते हैं। नेक्स्ट बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव, इसके नेम से क्या क्लियर है कि कोऑपरेटिव बैंक कौन से बैंक होते हैं जहां पर कोऑपरेशंस की बात होती है, आपस में कोऑपरेट करने की बात होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हम उस एसोसिएशन को इंक्लूड करते हैं, ये उन पर्सनस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं जो वॉलंटरली आपस में मिलकर, मतलब जानबूझकर उनको नहीं किया जाता, उनको ज़बरदस्ती नहीं इकट्ठे किया जाता, बल्कि अपनी मर्जी से डेलिब्रेटली ऐसा वो करते हैं और इकट्ठे होते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं। और इसका जो बेसिक मोटिव होता है, अपने जो उनकी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड को पूरा करने के लिए वो लोग एक साथ मिलकर एक तरह के बैंक को इस्टेब्लिश करते हैं और डेमोक्रेटिकली उसको कंट्रोल करते हैं। जो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इसके जो मेंबर होते हैं तो उनकी हेल्प के लिए इस तरह के बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। और बेसिक मोटिव यही होता है कि सारे मेंबर मिलकर इस बैंक को शुरू करते हैं, इसके अंदर अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, और जब कोई भी मेंबर, अगर किसी को भी मनी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से जो है उसकी हेल्प कर दी जाती है। तो कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली कोऑपरेशन के पर्पज से इनको बनाया जाता है, और इनकी जो ओनरशिप होती है, इनका जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली इसके मेंबर्स के हाथों में होता है। तो जो लोग भी इस बैंक के मेंबर बनते हैं वो इसके अंदर मनी इन्वेस्ट करते हैं, इसमें डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं, और जिस पर्सन को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मेंबर को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको जो कोऑपरेटिव बैंक है वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेन मोटिव होता है इनका कोऑपरेशन करना होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। एक बार मैं इसका दोबारा आपको थोड़ा सा अगेन मैं क्रक्स इसका दे देती हूँ। इसमें जो स्ट्रक्चर था, तो सबसे पहले मैंने बात की थी इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के। तो दो तरह के बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के अंडर आते हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो ये वो बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड होंगे तो वो शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आते हैं। देन शेड्यूल्ड बैंक के नीचे फिर दो तरह के बैंक्स आते हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, और बेसिक मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कोऑपरेशन के पर्पज से इनको बनाया जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर, बहुत सारे लोग मिलकर इस तरह के बैंक को बनाते हैं। वो लोग इसके अंदर अपना मनी इंट्रोड्यूस करते हैं, और जिस मेंबर को जब भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको लोन की फॉर्म में दे दिया जाता है। देन कमर्शियल बैंक को भी फर्दर आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, इन बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 50% या इससे ज़्यादा जो शेयर होगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स आते हैं। फॉरेन बैंक जिनका इनकॉर्पोरेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, और जिनका हेड ऑफिस भी इंडिया के बाहर मतलब वहाँ पर होता है, बाहर होता है, इंडिया के बाहर होता है, तो उन बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स कह सकते हैं। कमर्शियल बैंक में नेक्स्ट आते हैं रीजनल रूरल बैंक। इनका जो बेसिक मोटिव होता है वो रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये स्मॉल फार्मर्स की आर्टिजन्स जो हैं अलग अलग, जैसे कुम्हार हैं या जो टेलरिंग का काम करते हैं, तो इस तरह के लोगों की हेल्प करने के लिए इन बैंक्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक के छोटे बैंक है, 3 तरह के बैंक है, एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंक्स आते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं, और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं। तो एसबीआई बैंक ये सबसे लार्जेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक हम इसको कह सकते हैं।
देन जो नेशनलाइज्ड बैंक है, ये वो बैंक्स हैं जिनका जुलाई 1969 में जिनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, तो ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेट लेवल पर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं, और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो लोकल एरिया के बेस पर इनको एस्टैब्लिश किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट structure and organization of Indian banking system. Thank you.